Hello everyone, myself Avijit Sinha, and today I am going to continue chapter number 6, the emergence of independent states, with our topic Marathas. So let's continue. Shivaji challenged the powerful empire of Mughals during the reign of Aurangzeb and laid the foundation of Maratha state. शिवाजी के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने मुग़ल एम्पायर या मुग़ल एम्पायर को चैलेंज किया। मुग़ल एम्पायर एंड एम्पायर क्यों? मुग़ल एम्पायर को, पूरे एम्पायर को, एंड मुग़ल एम्पायर मीन्स औरंगज़ेब को चैलेंज किया और उसके बाद मराठा स्टेट का फाउंडेशन भी किया। द ब्रिलियंट मराठा कमांडर्स एंड स्टेटमेंट्स फील्ड द वैकम क्रिएटेड बाय द डिसइंटीग्रेशन मुग़ल अथॉरिटी। ब्रिलियंट मराठा कमांडर्स मतलब मराठा के जो कमांडर्स थे जो काफ़ी ब्रिलियंट थे, या फिर कह सकते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्गर और दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वॉरियर। दे क्रिएट अ प्लेस फॉर मराठा बिटवीन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल अथॉरिटी। जहाँ मुग़ल अथॉरिटी के बीच में डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ, ये बंटने लगे। क्यों बंटने लगे? बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्वायर द एरिया ऑफ ईच अदर और द टेरिटरी ऑफ ईच अदर। एक दूसरे से लड़ाई करते और एक दूसरे के एरिया को अक्वायर करना चाहते हैं। दे बिकम अ मेजर पॉलिटिकल पावर इन इंडिया एंड सक्सीड इन कैप्चरिंग दिल्ली इन 1760, बट दे फेल टू रिप्लेस द मुगल एम्पायर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी। कहते हैं मराठा रूलर जो थे वो काफ़ी दूर तक राइज किए। इन्होंने दिल्ली को कैप्चर भी कर लिया 1760 में, बट 1760 में दिल्ली को कैप्चर करने के बाद उसके बाद भी ये फेल्ड हुए। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी, क्योंकि मराठा रूलर में यूनिटी नहीं था। कुछ लोग थे जो उस समय भी मुग़ल का साथ दे रहे थे। एंड ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो लैक ऑफ ऑर्गेनाइज प्रोग्राम, मतलब एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम नहीं था। बट देयर कॉन्स्टेंट वॉर डिस्ट्रॉयड द मुगल एम्पायर, लेकिन धीरे धीरे जो उनका कॉन्स्टेंट वॉर था, टाइम टू टाइम जो वो मुगल एम्पायर से वॉर करते रहते थे, धीरे धीरे उन्होंने मुगल एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। शिवाजी वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ मिलिट्री कमांडर। शिवाजी एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे और उसके साथ साथ मिलिट्री कमांडर भी थे। हिज मदर जीजाबाई इंस्टिल्ड पैट्रोटिज्म इन हिम। उनकी मदर जो जीजाबाई थी, उनकी मदर का नाम जीजाबाई था, जिन्होंने उनके अंदर पैट्रोटिज्म की भावना भरी थी या पैट्रोटिज्म उनको पढ़ाया था। ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ तोराना एंड पुरंदर एंड फाउट मेनी बैटल्स अगेंस्ट बीजापुर एंड वायसराय ऑफ डेक्कन। डेक्कन के वायसराय के अगेंस्ट और बीजापुर के अगेंस्ट इन्होंने बहुत सारे बैटल फाउट किए और तोराना जैसे फोर्ट पे और पुरंदर और तोराना जैसे फोर्ट पे कब्जा किया। You have read that Aurangzeb has sent Jai Singh to persuade Shivaji to meet the Mughal emperor, but was tricked and was imprisoned. कहता हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। Yes, we had already read in the Mughal Empire chapter number 15 that Aurangzeb sent Jai Singh to persuade or to convince Shivaji to meet Mughal emperor, but it was tricked and Shivaji was imprisoned. He managed to run away from the prison along with his son संभाजी। शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ उसके चंगुल से औरंगजेब के एम्पायर से भाग निकले। कैसे? ही रन इन फ्रूट बास्केट में छुपकर। औरंगजेब हैड टू एक्सेप्ट शिवाजी एज अ किंग। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को किंग डिक्लेयर किया गया एंड ग्रांट हिम द जागीर ऑफ बरार, और बरार का उनको जागीर दे दिया गया, बरार का अथॉरिटी दे दिया गया। शिवाजी इस्टेब्लिश अ हिंदू स्टेट एंड टुक ओवर द टाइटल ऑफ छत्रपति। शिवाजी ने हिंदू स्टेट की स्थापना की और वहाँ से इनको छत्रपति का टाइटल मिला। एंड दैट्स वाई छत्रपति शिवाजी इज ऑल्सो नोन एज छत्रपति शिवाजी। अ सिविल वॉर स्टार्टेड बिटवीन साहू द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी। शिवाजी का ग्रैंडसन साहू एंड हिज आंट ताराबाई दैट डिवाइडेड द लॉयल्टी ऑफ द मराठा सरदार। मराठा सरदार के लॉयल्टी को इन दोनों ने मिलकर डिवाइड कर दिया। कौन? शिवाजी के ग्रैंडसन, उनका पोता साहू जी एंड साहू जी का एंड हिज आंट ताराबाई, और उनकी आंट ताराबाई के द्वारा। दैट डिवाइडेड
द लॉयल्टी ऑफ द मराठा सरदार. द मराठा गवर्नमेंट अंडरवेंट अ चेंज अंडर बालाजी विश्वनाथ, द पेशवा or the chief minister. At that time Peshwa is the title which is also known as chief minister of King Sahu and a period of Peshwa nomination began. कहता है बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया. किंग साहू जी का मतलब किंग साहू जी का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था बालाजी विश्वनाथ को. एंड यहीं से पेशवा डोमिनेशन बिगिन हुआ, पेशवा का रूल शुरू हो गया. नेक्स्ट इज डू यू नो देख लेते हैं. शिवाजी डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू 3 पार्ट्स, स्वराज और ओन किंगडम, मुल्क कदीम और ओल्ड टेरिटरी. ओल्ड किंगडम, ओल्ड टेरिटरी एंड द टेरिटरीज दैट वेयर अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर. और वो टेरिटरी जो मुगल एम्पायर का पार्ट रह चुका था, मतलब जो नया टेरिटरी बना वो, जो पुराना टेरिटरी बना वो, और जो पहले से मुगल एम्पायर का टेरिटरी था वो, ये 3 पार्ट में मुगल एम्पायर को डिवाइड किया गया था. शिवाजी डिवाइडेड हिज एम्पायर, शिवाजी के द्वारा अपने एम्पायर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था. मतलब जो पुराना किंगडम था वो, जो नया किंगडम था वो, और तीसरा जो किंगडम और जो टेरिटरी, सॉरी नॉट अ किंगडम, टेरिटरी दैट वेर अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर का पार्ट रह चुका था. द मराठा पावर स्प्रेड ओवर मालवा, गुजरात एंड पार्ट ऑफ बुंदेलखंड. मालवा, गुजरात एंड बुंदेलखंड, इट इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. निज़ाम उल मुल्क ऑफ डेक्कन, निज़ाम उल मुल्क असफजा, ही वॉज द वायसराय ऑफ डेक्कन, वॉज फोर्स टू ग्रांट द चौथ एंड सरदेशमुखी. इसके द्वारा चौथ और सरदेशमुखी को फोर्स किया गया देने के लिए, या फिर लोगों को प्रेशराइज किया गया कि मराठा को चौथ एंड सरदेशमुखी दें. द मराठा मेड रिपीटेड अटैक ऑन बंगाल एंड फोर्स द नवाब ऑफ बंगाल टू गिव देम ओडिशा नाउ. मराठा जो थे वो बार बार बंगाल पर अटैक करते, क्यों? उड़ीसा के अथॉरिटी को गेन करने के लिए, मतलब उनसे कहा जाता कि उड़ीसा उनको दे दिया जाए. द मेन सोर्सेज ऑफ द स्टेट इनकम वॉज टैक्सेस. as we had already known that, or we had already read about in the previous time or in the earlier time, the main sources of income was tax. It is land tax or revenue. So again, the main sources of state income was taxes like चौथ एंड सरदेशमुखी. अब चौथ क्या था और सरदेशमुखी क्या था ये आगे देखेंगे. कम ऑन टू द नेक्स्ट. चौथ वॉज 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू. इट वॉज कलेक्टेड इन रिटर्न ऑफ द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द टेरिटरीज विच वेर नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द किंग. जो टेरिटरी किंग के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता था, उस तरह के टेरिटरी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता था किन्हीं के द्वारा, और जो लोग ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे उनको चौथ दिया जाता था. चौथ वाज 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू. इट वाज कलेक्टेड इन रिटर्न ऑफ द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय टू द टेरिटरीज. मतलब ऐसे टेरिटरीज को जिनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता था, उन टेरिटरीज से चौथ जो था वो टैक्स के रूप में लिया जाता था. एंड इट वाज 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू. जो टेरिटरीज हुआ करता था उससे, उसके लैंड एरिया से जो भी टैक्स कलेक्ट होता था, इट मीन्स मान लेते हैं अगर 100 रुपीज़ टैक्स कलेक्ट होता था पूरे लैंड एरिया से, तो जो उस टेरिटरी को, जैसे मराठा किसी टेरिटरीज को अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, तो 100 का 1/4 25 रुपीज़ मराठा को उस टेरिटरी के द्वारा दिया जाता था. नेक्स्ट इज व्हाट इज सरदेशमुखी. सरदेशमुखी वॉज एन एडिशनल टैक्स ऑफ 10% विच शिवाजी डिमांडेड एज ही वॉज द चीफ ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के चीफ होने के कारण शिवाजी के द्वारा 1/10 ऑफ टैक्स कलेक्शन डिमांड किया गया था कि उनको दिया जाए. एस एन एफिशिएंट टीम ऑफ ऑफिसर्स रैन द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मराठा किंग. एक एफिशिएंट टीम के अंडर मराठा रूल जो था, मराठा किंग का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो रूल कर रहा था या फिर रन कर रहा था. देयर वेर 280 फोर्ट्स इन शिवाजी पोजेशन. शिवाजी के पोजेशन में 280 फोर्ट्स थे, 280 किला बना हुआ था. हवलदार कंट्रोल ईच फोर्ट. हर फोर्ट के लिए एक हवलदार हुआ करता था. एंड द सराउंडिंग टेरिटरीज, और पूरे टेरिटरीज के लिए भी. द आर्मी वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रेड्स. आर्मी को डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड किया गया था. शिवाजीज आर्मी वॉज वेल नोन फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर. शिवाजी का जो आर्मी था वो गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए जाना जाता था. क्या था ये गुरिल्ला वॉरफेयर?
कम ऑन टू द पॉइंट। वी सूटेड द माउंटेन रीजन, जो कि माउंटेन रीजन में सूटेड थे, मतलब माउंटेन रीजन में रहते थे ये लोग। थे क्या ये लोग? अ स्मॉल बैंड ऑफ सोल्जर, सोल्जर का एक स्मॉल बैंड हुआ करता था, छोटा छोटा ग्रुप, कुड ईजिली अटैक द लार्ज एनिमी फोर्स, लार्ज एनिमी फोर्स पे ये ईजिली अटैक कर सकते थे, एंड देन रन अवे टू सेफ्टी, और बड़े ही चालाकी से खुद को सेव करते हुए भाग जाया करते थे। ऑब्वियस, माउंटेनियस रीजन में जो रहने वाले लोग हैं वो माउंटेनियस रीजन से पूरी तरह से वाकिफ़ होते थे, फैमिलियर होते थे। बट जो न्यू कमर्स होते थे, जो इंटर करते थे उस एरिया में, इन्वेट करते थे, जो इन्वेडर होते थे, उनको उस एरिया का पता नहीं होता था। तो इसका फ़ायदा गुरिल्ला वॉरफेयर वाले जो टीम थे, जो ग्रुप हुआ करता था, वो इसका फ़ायदा उठाया करते थे। नेक्स्ट इज कम ऑन टू द राजपूत। मेनी राजपूत ट्राइज टू इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट स्टेट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के डेथ के बाद बहुत सारे राजपूत रूलर जो थे वो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के आगे चले आते गए। राजा अजीत सिंह एंड द किंग ऑफ हु वाज द किंग ऑफ मारवाड़, इट इज़ इन जोधपुर, प्रेजेंट डे राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर वाली जगह में, जो कि उस समय मारवाड़ कहलाता था, अभी वो जोधपुर है। एंड सवाई राजा जय सिंह, एक राजा अजीत सिंह, दूसरा सवाई राजा जय सिंह, द किंग ऑफ अम्बेर, इट इज़ इन जयपुर, इट इज़ ऑल्सो इन राजस्थान, एंड जयपुर is also known as Pink City, took advantage of the war of succession among the emperor's son and declared their independence from the Mughal Empire. एम्पेयर के सन से, मतलब जो राजा का जो बेटा था, उससे ये लोग लड़ाई किए और खुद को या खुद के स्टेट को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए। They were fed up of religious and administrative intolerance under औरंगजेब। ये पूरी तरह से औरंगजेब के टाइम पे जो इंटॉलरेंस वाला चीज़ था उससे सफ़र कर रहे थे। किस चीज़ को लेकर? रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वाले चीज़ को लेकर। रिलीजन में कैसे इंटॉलरेंस? तो मुग़ल एम्पायर जो औरंगजेब था वो मुस्लिम धर्म को ज़्यादा प्रीफर करता था, बाकी धर्म को प्रीफर नहीं करता था या प्रमोट नहीं किया करता था। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज़ अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन? तो एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी हाई ऑफिशियल होते थे वो मुग़ल से रिलेटेड लोग होते थे, बाकी को लो पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता था। जय सिंह हैड द गवर्नरशिप ऑफ सूरत एंड आगरा। राजा जय सिंह को सूरत और आगरा का अथॉरिटी मिला। एंड अजीत सिंह वॉज द गवर्नर ऑफ अजमेर एंड गुजरात, और राजा अजीत सिंह को अजमेर और गुजरात का। द किंग ऑफ मारवाड़, मेवाड़, उदयपुर, एक है मारवाड़ जो कि जोधपुर में, दूसरा अम्बेर जयपुर, एंड तीसरा मेवाड़, इट इज़ उदयपुर। Had always opposed the Mughals. Now he got an opportunity to consolidate power. Unfortunately, the Rajput state were unable to unite due to mutual rivalry. कहता है राजपूत स्टेट का क्या हुआ? तो अनफॉर्चुनेटली मतलब इट इज बैड लक दैट दे वेर अनेबल टू यूनाइट ड्यू टू म्यूचुअल राइवलरी। ये कभी भी आगे चलकर यूनाइट नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल राइवलरी शुरू हो चुका था, मतलब एक दूसरे के एरिया को कॉन्कर करने वाला चीज़। द सराउंडिंग टेरिटरीज डिमिनिश, धीरे धीरे जो सराउंडिंग टेरिटरीज था, चारों ओर का जो टेरिटरीज था वो डिमिनिश होता चला गया ड्यू टू द इंक्रीजिंग पावर ऑफ जाट्स, मराठास एंड लोकल रूलर। मतलब राजपूत के ऊपर कौन लोग अटैक करना शुरू कर दिए? जाट्स, मराठास एंड लोकल रूलर। अगर यही जाट्स, मराठास, लोकल रूलर्स और राजपूत ये सब मिलकर रहते तो ब्रिटिश हो सकता है इंडिया पे रूल नहीं कर पाता। नेक्स्ट जो पॉइंट है या नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे मैसूर। द स्टेट ऑफ मैसूर रोज टू प्रोमिनेंस इन साउथ इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के बाद राजपूत, मराठास एंड मैसूर ये सारे स्टेट खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते चले गए धीरे धीरे। इट वॉज रूल्ड बाई चिक्का कृष्णराज, बट द रियल पावर वॉज इन द हैंड ऑफ वोडियार ब्रदर। कहता है रूल्ड किसके द्वारा किया जा रहा था? चिक्का कृष्णराज के द्वारा, बट जो मेन पावर था वो था वोडियार ब्रदर के हाथ में। देव राजा एंड नानज राजा हैदर अली, वोडियार ब्रदर, देव राजा एंड नाना राजा, ये दोनों वोडियार ब्रदर्स थे। हैदर अली इन 1760 to 1782 तक रूल किए थे। बिकम द रूलर ऑफ मैसूर एंड कैरिड आउट सक्सेसफुल वॉर अगेंस्ट मराठास एंड द
निज़ाम। 1760 is the birth year of Hyder Ali and 1782 is the death year of Hyder Ali. Became the ruler of Mysore and carried out successful war against Marathas and निज़ाम। मतलब मैसूर के जो रूलर थे कौन, हैदर अली, ये मराठा के अगेंस्ट और निज़ाम के अगेंस्ट सक्सेसफुल वॉर इस्टेब्लिश किए। सक्सेसफुल वॉर कहने का मतलब है जो वॉर हुआ उसमें इनको जीत हासिल हुआ एंड ही डिफीटेड मराठास एंड निज़ाम। आफ्टर हैदर अली his son Tipu Sultan 1782 to 1799 became the ruler. He introduced many reforms in the army, trade, coinage, weight and measurement system. मतलब इतने सारे सिस्टम में टीपू सुल्तान के द्वारा चेंजेस किया गया था। किस चीज़ में? आर्मी में, ट्रेड व्यापार के लिए, कॉइनेज सिक्का जो चलाया जाता था वो, वेगिंग सिस्टम वेट वाला सिस्टम जो था वो, एंड मेजरमेंट सिस्टम। ही इंकरेज हार्ड वर्क एंड प्रोटेक्टेड द फार्मर। ये हार्ड वर्क को इंकरेज करते थे एंड फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया करते थे। ही वॉज ऑल्सो एन एबल वॉरियर एंड जनरल। ये एक एबल वॉरियर और जनरल भी थे। ही ऑर्गेनाइज हिज आर्मी ऑन यूरोपियन स्टाइल। ये अपने आर्मी को यूरोपियन स्टाइल में ऑर्गेनाइज किए थे। ही वॉज अ मुस्लिम बट वॉज टॉलरेंट टुवर्ड द अदर रिलीजन। ही वॉज अ मुस्लिम, टीपू सुल्तान मुस्लिम थे, बट इन्होंने अदर धर्म को भी या अदर रिलीजन को भी टॉलरेट किया हुआ था। टिपू सुल्तान वॉज ए स्ट्रॉन्ग एनिमी ऑफ द ब्रिटिश। टिपू सुल्तान स्ट्रॉन्ग एनिमी थे किसके? ब्रिटिश के। एंड केप्ट अपोजिंग देम टिल हिज डेथ। और तब तक वो ब्रिटिश का अपोज करते रहे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। ही सेंट हिज एम्बेसडर टू फ्रांस, टर्की, ईरान एंड अरब स्टेट टू सीक हेल्प अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिश के अगेंस्ट हेल्प के लिए इन्होंने अपने एम्बेसडर को राजदूत कहते हैं, जो राजा के द्वारा दूसरे स्टेट में भेजा जाता है बातचीत करने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए। तो कहाँ भेजा? फ्रांस, टर्की, ईरान और अरब जैसे स्टेट में भेजा गया कि ब्रिटिश के अगेंस्ट उनको हेल्प चाहिए। ही tried to modernize his naval power to strengthen his power and to develop external trade. एक्सटर्नल ट्रेड के साथ साथ अपने पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर मॉडर्नाइज करने के लिए इन्होंने अपने नेवल पावर को स्ट्रेंथ किया, अपने नेवल पावर को और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया। नेवल पावर मीन्स नेवी पावर कहते हैं, जो कि कोस्टल एरिया वाले एरिया को डेवलप किया जाता है। ऑन द होल इंडिया ऑफ 18th century लैक्ड सोशल यूनिटी ड्यू टू द फ्यूडल डिवीजन एंड द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के कारण एंड फ्यूडल सिस्टम के कारण। फ्यूडल डिवीज़न मतलब जो लोग बट चुके थे छोटे छोटे पार्ट में, जो हर कोई अपना अलग टेरिटरी चाहता था। ये आप लोग सुने भी होंगे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को यूनिटी के नाम से, यूनाइट पर्सन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट को, प्रोविंशियल स्टेट को यूनाइट किया था। तो ऑब्वियस सोचिए कि 562 प्रोविंशियल स्टेट जो थे वो छोटे छोटे पार्ट में बटे हुए होंगे, तभी वो 562 थे। अभी सिर्फ 29 स्टेट्स हैं, इससे पहले 25 थे, +3 ऐड हुआ, उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ 28, और एक ऐड हुआ तेलंगाना 29, एंड अभी जम्मू कश्मीर के यूटीज बनने के बाद से स्टेट जो है वो 28 है। उस समय 562 थे, तो ऑब्वियस वो लोग छोटे छोटे पार्ट में बटे हुए थे खुद के टेरिटरीज को बिल्डअप करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट था, जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट कभी भी ये लोग खड़े नहीं हो पाए। नेक्स्ट इज द कंडीशन ऑफ द वुमेन वॉज नॉट गुड। वुमेन का कंडीशन उस समय बहुत बुरा था और इट वॉज नॉट गुड। द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एट द हैंड ऑफ द फॉरेन कंपनीज। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का जो बैकवर्डनेस था, इट इज़ एट द हैंड ऑफ फॉरेन कंपनीज। ये फॉरेन कंपनी से हैंड में था। डिस्ट्रॉयड द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ट्रेड, जिनके द्वारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कल्चर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक एंड लिटरेचर ऑल्सो सफर्ड। कल्चर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक एंड लिटरेचर ये भी सफर्ड हुआ। उर्दू इमर्ज एज द लिंगुआ फ्रांका ऑफ हाई क्लास। हाई क्लास के लोगों का लिंगुआ फ्रांका मतलब जो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज होता है वो उर्दू बन गया। द हिंदूज रिसीव प्राइमरी एजुकेशन एट द टेम्पल एंड द मुस्लिम एट द मॉस्क। हिंदुओं को मंदिर में एजुकेशन दिया जाने लगा
एंड मुस्लिम को मॉस्क में, मस्जिद में। मतलब धीरे धीरे यहाँ से डिसयूनिटी शुरू हो गया, या डिसइंटीग्रेशन कह सकते हैं, या फिर डिस्क्रिमिनेशन, या फिर डिवीज़न कह सकते हैं। ओके, ये मैप हम लोग देखेंगे कैसे छोटे छोटे पार्ट में मैप जो है वो बटा हुआ है। मराठास इतने वाले एरिया में, हैदराबाद का एरिया ये, मैसूर का एरिया ये वाला, ये एरिया त्रावणकोर, ये कर्नाटक, ये बारामहल, ये मालाबार। तो इस तरह से जितने भी जो छोटे छोटे प्रोविंशियल स्टेट थे या फिर छोटे छोटे टेरिटरीज में इंडिया जो था उस वक्त डिवाइड था, और यही रीज़न था कि ब्रिटिश को मौका मिला इंडिया में रूल करने का। तो इस चैप्टर में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।